आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर की क्लास, जिनका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस, वो मैं पिछली क्लास में आपको डिटेल से बता दिया था। ठीक है, और एग्रोमेट्रोलॉजी क्या है, इसका डिटेल से डिफिनीशन और इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो आगे का जो मेरा टॉपिक है आज का यानी जो मेरा सेशन है वो सेशन है आपका अर्थ कंपोजिशन। ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेरियर कंपोजिशन, यानी कह सकते हैं कि अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन, पृथ्वी का वायुमंडल और इसकी संरचना। ठीक है, तो अर्थ, एटमॉस्फेरिक एंड इट्स कंपोजिशन, कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल क्या है, पृथ्वी वायुमंडल क्या है और इसकी संरचना क्या क्या होती है, इनके टॉपिक के बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए छात्रों, अपनी टॉपिक को स्टार्ट करता हूं मैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अक्सर आपके एग्जाम में जो है ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हम जानकारी लेंगे, ठीक है, कि अर्थ क्या होती है। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है वो अगर सूर्य की दूरी के क्रम में हम देखा जाए तो तीसरा ग्रह होता है, और और आकार में देखा जाए तो पांचवा जो है सबसे बड़ा ग्रह जो है वो होता है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है सबसे बड़ा 5वें नंबर का ग्रह है, जिसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। और इस ग्रह के अंदर जो है वो 71% जो है वो जल पाया जाता है, और बाकी जो है वो अन्य चीजें जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जीवन की सभी स्थितियां जो है वो, जीवन के लिए सभी दशाएं जो है वो मौजूद होती हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, जल हो गया, ये ह्यूमिडिटी हो गया, ये सारी चीजें जो एक जीवन के लिए आवश्यक होती है, वो दशाएं जो है वो मौजूद होती है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन की सभी दशाएं जो है वो मौजूद है। बाकी ग्रहों में अभी ऐसा नहीं है, अभी उसमें खोज हो रही है, तो पूरी चीजें अभी उपलब्ध नहीं हो पाई हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें जल की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी एक गेंद की तरह होती है, और ये जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, और 24 घंटे में एक चक्कर अपना जो है वो पूरा करती है। ठीक है, तो और सूर्य से दूरी के क्रम में देखा जाए तो ये तीसरा ग्रह है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे पृथ्वी क्या है। ठीक है, और पृथ्वी के अंदर संरचना की बात की जाए, पृथ्वी के अंदर कई सारी चीजें मौजूद है, जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है, जल मौजूद है, पर्वत मौजूद है, नदियां मौजूद है, समुद्र मौजूद है। ठीक है, तो ये सारे जो है इसके तत्व हैं जो इसके अंदर मौजूद है और आवश्यक जीवन की दशाएं को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक जीव जंतु जो है वो पृथ्वी के अंदर जीवित रहता है, क्योंकि जो आवश्यक दशाएं हैं, प्रकाश हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और जो है नमी हो गया, यानी जल जो है, ये तापमान, ये सारी चीजें जो है वो मौजूद होती हैं, इसीलिए इसके अंदर जीवन संभव है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण ग्रह है जिसके अंदर जो है वो जो है जीवों के लिए आवश्यक दशाएं जो है वो पाई जाती हैं। इसके हम इतिहास की बात करें तो काफी लाखों वर्ष पूर्व जो है वो इसका जो है वो कई सारे सूक्ष्म तत्वों से मिलकर के पृथ्वी का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें हैं, हम जो है जब पृथ्वी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो और चीजें सामने आती है, पर अलग अलग व्यू था लोगों का। तो इस प्रकार से हम जो केमिकल डिफिनीशन है इसकी, कई सारे सूक्ष्म अणुओं से द्वारा जो है वो तत्वों के द्वारा पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर इसमें जीवन की अनुकूल दशाएं हुई, तो इस प्रकार से जो है वो इसमें जीवन जो है वो संभव हुआ। अगर हम बात करें तो पृथ्वी की भौतिक
प्रणालियों के मुख्य घटकों में से एक वातावरण है। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट जो पृथ्वी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक ग्रह या अन्य खगोलीय पिंड के चारों ओर गैसों की परतों से वातावरण बनता है। ठीक है, इन्वायरमेंट का निर्माण जो है वो गैसों की परतों से जो है वो होता है। कई सारी गैस की परतें जो है मिलकर के वातावरण का निर्माण करती हैं। वायुमंडल का संगठन की बात करें, ठीक है, तो जो वायुमंडल है, वायुमंडल पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, कंपोनेंट है। अगर इसके संगठन की बात करें तो पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 78% जो है वो इसमें नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन है और 1% जो है वो अन्य गैसें से बना है। ठीक है, तो पृथ्वी का संगठन की बात करें, पृथ्वी के अंदर जो गैसेस हैं, गैसों की संगठन की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो है 78% वो पाई जाती है नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और 1% जो है वो अदर गैसेस जो है वो पाई जाती हैं। नाइट्रोजन यह हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। यह सभी जीवित जीवों के लिए अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिक पोषक तत्वों में से एक है। तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और यह सभी जीवों के लिए जो है आवश्यक है। ठीक है, और ये पोषक तत्वों का जो है वो प्राथमिक पोषक तत्व में भी आता है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी इससे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जीवों के अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। ये जो है एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा पाई जाती है। दूसरी जो गैस है ऑक्सीजन, जिसको हम O2 कहते हैं। मनुष्य और जानवर सांस लेते हुए वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस तरह हवा में ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर रहती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो जीवनदायिनी कही जाती है। ठीक है, प्रत्येक जीव को जीने के लिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीव जो है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, ठीक है, ये सभी कहां से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरे पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस तरह से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर रहती है। तो इस प्रकार से जो हमारे हरे पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन को की मात्रा को जो है वो बाहर करते हैं, मतलब कि रिलीज करते हैं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा एनवायरनमेंट में स्थिर रहती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गैस होती है एनवायरनमेंट की। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात करें, यह एक महत्वपूर्ण ऊष्मा अवशोषित करने वाली गैस या ग्रीन हाउस गैस है, जो जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण और ज्वलन से आती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऊष्मीय गैस होती है। ठीक है, और ऊष्मा को अवशोषित करने वाली गैस होती है, जो कि कई सारे जो है वो फसलों के अवशेष से कह सकते हैं। ठीक है, तमाम प्रकार के ज्वलन से और ये जीवाश्म ईंधन के द्वारा उसके निष्कर्षण से, उसके दहन से जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, ये गैसें तापमान और दबाव जैसी अनूठी विशेषताओं द्वारा परिभाषित वायुमंडलीय परतों में पाई जाती हैं। ठीक है, और इन गैसों को जो है ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो जो CO2 गैस होती है इसे ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और ये कैसे उत्पन्न होती है, जीवाश्म ईंधन के द्वारा, ये ठीक है, जलने से और तमाम प्रकार के अवशेषों को, लकड़ी हो गया, तमाम चीजों को जलने से, ज्वलन से, उसके दहन से जो है वो ये गैसेस उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है इनको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में। तो ये अभी हम बात कर रहे थे कि जो है किसी उसकी जो है जो वायुमंडल, उसका कंपोजिशन क्या है, मतलब कि कौन कौन सी गैसेस जो होती हैं वो वायुमंडल में पाई जाती हैं। गैसों के कंपोजिशन की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में। कौन कौन सी जो लेयर्स हैं वो एनवायरनमेंट में, वायुमंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की कई सारी परतें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो परत है वो है क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है आपका जो है मध्य मंडल, जिसे हम मिडिल जोन कह सकते हैं या मेसोस्फीयर भी कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं, मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर भी कहा जा सकता है। अगली है तापमंडल यानी थर्मोस्फेयर, और लास्ट है जो है वो आयोनोस्फेयर। तो इस प्रकार से जो है वो जो हमारा वायुमंडल है उसमें 5 परतें जो है पाई जाती हैं। वायुमंडल 5 परतों से मिलकर बना होता है। पहला होगा ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा हो गया मेसोस्फेयर, और चौथा हो गया थर्मोस्फेयर, और पांचवा हो गया आयोनोस्फेयर। आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है वो जो वायुमंडल की संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। पहला जो होता है वो क्षोभ मंडल है जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, दूसरा समताप मंडल है जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, तीसरा जो है मध्य मंडल है जिसे मेसोस्फेयर कहते हैं, और चौथा ताप मंडल है जिसे हम थर्मोस्फेयर कहते हैं, और इसी में आयन मंडल होता है, आयनोस्फेयर होता है, और इसके बाद बाह्य मंडल होता है। ठीक है, तो बाह्य मंडल जो है वो इसे हम कह सकते हैं। क्षोभ मंडल जो होता है 0 से 12 किलोमीटर की दूरी पर होता है। ठीक है, जो क्षोभ मंडल है वो पृथ्वी से 0 से 12 किलोमीटर की दूरी पर होता है। समताप मंडल जो होता है जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं 12 से 50 किलोमीटर होता है। मेसोस्फेयर 50 से 80 किलोमीटर होता है, और थर्मोस्फेयर जो होता है वो 80 से लेकर 700 किलोमीटर तक होता है, और जो बाह्य मंडल होता है वो 700 से 1,90,000 किलोमीटर तक जो है वो होता है। तो इस प्रकार से जो है वो ये क्रम होता है हमारे जो है एटमॉस्फेयर की लेयर्स का। ये परतें अलग अलग दूरी पर पाई जाती हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम ट्रोपोस्फेयर की। क्षोभ मंडल जो परत होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि क्षोभ मंडल जो है क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से औसतन लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक है। ठीक है, तो जिसकी ऊंचाई जो है वो पृथ्वी के ध्रुवों पर कम है और भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। ठीक है, और पृथ्वी का क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई, भी तो बता दिया आपको, लगभग पृथ्वी की सतह से जो 12 किलोमीटर परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल परत करते हैं। और इसमें प्रकाश संश्लेषण एवं जानवरों को सांस लेने के लिए आवश्यक वायु की परत उपलब्ध होती है। इसमें लगभग 99% जो है वो जल वाष्प एरोसोल वायुमंडल में ठोस तरल कण भी मौजूद होते हैं। कहने का मतलब है कि जो 12 किलोमीटर की परत होती है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो होती है पौधों में। ठीक है, जानवरों के लिए जो आवश्यक यानी जीव जंतु मनुष्यों जानवरों के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन है वो इस मंडल में मौजूद होती है, और लगभग इसमें 99% जो होती है वो जल वाष्प होती है, वायु होती है, जो हम जो है जीवनदायिनी ऑक्सीजन के रूप में हम जानते हैं, इसे हम लेते हैं। ठीक है, या फिर एरोसोल कुछ कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये इंपॉर्टेंट परत होती है। क्षोभ मंडल में तापमान भी ऊंचाई के साथ घटता जाता है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में जो तापमान है वो ऊंचाई के साथ क्या होता है, कम होता जाता है। ये इसकी विशेषता है, जिसमें परिघटना होती है, ट्रोपोपॉज कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो ट्रोपोपॉज क्षोभ मंडल की एक घटना होती है, इसमें ऊंचाई पर जाने पे तापमान में क्या होता है, कमी आती जाती है। ठीक है, यह सबसे घनी वायुमंडल परत है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे घनी वायुमंडल की परत कौन सी है, क्षोभ मंडल है। ठीक है, जो इसके ऊपर के बाकी वायुमंडल के भार से संकुचित होती है। ठीक है, इसके ऊपर के भार से जो है क्या होती है, संकुचित होती है। पृथ्वी का अधिकांश मौसमी घटनाएं यही होती है, एवं अलग अलग मौसम से उत्पन्न होने वाले लगभग सभी प्रकार के बादल यहाँ पाए जाते हैं। तो जितनी भी पृथ्वी की मौसमी घटनाएं होती हैं, ठीक है, वो सारी जो है घटनाएं इसी के अंतर्गत होती है। बादल का निर्माण हो गया, वर्षा हो गया, ये आंधी तूफान हो गया, ये सारी जो होती है मौसमी घटनाएं वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती है, ट्रोपोस्फीयर में होती है। ठीक है, और जितने भी प्रकार के बादल हैं उनका भी निर्माण इसी ट्रोपोस्फीयर के अंतर्गत होता है। ये हमें पॉइंट अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अधिकांश विमानन यानी कि फ्लाइट यहाँ होता है, जिसमें कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच संक्रमण क्षेत्र भी
शामिल है। ठीक है, तो अधिकार जो है वो विमानन यहाँ होता है, जिसमें क्षोभ मंडल और समताप मंडल के विभिन्न बीच संक्रमण क्षेत्र भी शामिल है। तो यहाँ पर जो है वो जो क्षोभ मंडल है, ठीक है, जो क्षोभ मंडल है और समताप मंडल है, ठीक है, समताप मंडल है, उसके अंदर जो मिला जुला असर होता है वो इसी मंडल में होता है। ठीक है, अब बात करेंगे समताप मंडल की, स्ट्रेटोस्फीयर की। स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें, दूसरी जो महत्वपूर्ण लेयर है वो है समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल की बात करें तो पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 50 किलोमीटर, ठीक है, समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है वो पृथ्वी की सतह से 12 से 50 किलोमीटर तक जो है वो समताप मंडल पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर की दूरी होती है, यानी पाया जाता है। समताप मंडल पृथ्वी की ओजोन परत के घर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फीयर को ओजोनोस्फीयर, ठीक है, ओजोनोस्फीयर या हाउस ऑफ ओजोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ओजोन परत किसमें होती है, समताप मंडल में पाई जाती है। इस क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। ठीक है, ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, इसमें तापमान में क्या होता है, वृद्धि होती है। ओजोन के निर्माण की प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ओजोन का निर्माण किस परत में होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, समताप मंडल में होता है। ठीक है, तो ओजोन निर्माण की प्रक्रिया भी किस में होती है, समताप मंडल में होती है। ठीक है, तो ओजोन के निर्माण से यहाँ क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, और यही ऊष्मा तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो ये जो ऊष्मा उत्पन्न होती है यही तापमान को क्या करती है, बढ़ा देती है। ठीक है, यह बादल और मौसमी घटनाएं दोनों से रहित है, लेकिन ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल मुख्य रूप से सर्दियों के दौरान उच्च अक्षांशों पर होते हैं। कभी कभी सबसे निचले एवं सबसे ठंडी एल्टीट्यूड मौजूद होते हैं। तो यह बादल और मौसमी घटनाएं दोनों से रहित होते हैं, लेकिन जो समताप मंडली होते हैं, ठीक है, तो ये जो है इसमें बादल की घटनाएं तो नहीं होती है, लेकिन जो ठंडी के दिनों में, सर्दियों के दिनों में बादल का निर्माण होता है, मतलब कि लगभग गर्मी उत्पन्न होती है, वो जिससे कारण बादल का निर्माण होता है, तो वो प्रक्रिया इसके अंतर्गत हो जाती है। मतलब समताप मंडल से जो गर्मी उत्पन्न होती है उसके द्वारा बादल निर्माण की प्रक्रिया सर्दियों के दौरान जो है वो हो जाती है, और ठंडी एल्टीट्यूड जो होती है इसमें मौजूद होती है। ठीक है, यह वायुमंडल का सबसे ऊंचा हिस्सा है जहां जेट विमान पहुंच सकते हैं। तो ये जो है वायुमंडल का सबसे ऊंचा भाग होता है, ऊंची परत होती है जहां पर जेट विमान भी आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो समताप मंडल की ये परत होती है। इसके बाद जो तीसरी परत है उसे क्या कहते हैं, मेसोस्फीयर कहते हैं, या मिडिल जोन के नाम से जानते हैं। इसे और क्या कहते हैं, मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर। ठीक है, यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, मध्य मंडल। ठीक है, मेसोस्फीयर और मध्य मंडल। तो पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच स्थित मध्य मंडल ऊंचाई के साथ उत्तरोत्तर ठंडा होता जाता है। तो ये मध्य मंडल जो परत होती है, मेसोस्फीयर, ये कब से होती है, पृथ्वी से इसकी ऊंचाई जो होती है वो 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। 50 से 80 किलोमीटर की जो परत है उसे क्या कहते हैं, मेसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये मध्य मंडल ऊंचाई के साथ उत्तरोत्तर ठंडा होता जाता है। क्या होता जाता है, ठंडा होता जाता है। इस परत का ऊपरी हिस्सा पृथ्वी की प्रणाली के भीतर पाया जाने वाला सबसे ठंडा स्थान है, जिसका औसत तापमान लगभग 85 डिग्री सेंटीग्रेड या ठीक है 120 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो इस परत का ऊपरी हिस्सा पृथ्वी की प्रणाली के भीतर पाया जाने वाला सबसे ठंडा स्थान होता है। ठीक है, तो ऊपरी जो हिस्सा होता है इसका सबसे ठंडा स्थान होता है। ठीक है, जिसका औसत तापमान -85 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो होता है। ठीक है, तो मध्य मंडल के ऊपरी परत पर मौजूद बहुत दुर्लभ जलवाष्प रात में बादलों का निर्माण करते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊंचे बादल हैं। ठीक है, तो सब मध्य मंडल के ऊपरी सबसे ऊपरी परत पर
कहीं, ठीक है, जो जल वाष्प कण होते हैं वो बादल का निर्माण होते हैं, और ऐसे बादल सबसे ऊंचे बादल जो है वो कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। अधिकांश जो होते हैं उल्का पिंड इसी वायुमंडलीय परत में जलते हैं। साउंडिंग रॉकेट और रॉकेट से चलने वाले विमान मध्य मंडल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेसोस्फेयर होते हैं इसमें आप देखते हैं ना, उल्का पिंड जो है वो उल्का पिंड जो गुजरते हैं, ठीक है, आप देखते हैं ना कि तारे टूट करके चलने लगते हैं, तो वो उल्का पिंड होते हैं। ठीक है, तो जलते हुए जाते हैं, तो उल्का पिंड की जो घटनाएं होती हैं वो मेसोस्फेयर में होती हैं। ठीक है, और जो हम रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं, ठीक है, रॉकेट लॉन्च करते हैं, वो रॉकेट जो है वो भी इसी मंडल में जो है वो पहुंचती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो साउंडिंग रॉकेट जो है वो रॉकेट से चलने वाले जो विमान होते हैं वो मध्य मंडल में जो है वो जाते हैं। ठीक है, समताप मंडल से मध्य मंडल को अलग करने वाली संक्रमण सीमा को स्ट्रोपोपॉज, ठीक है, स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। ठीक है, तो समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की जो रेखा होती, जो उसको अलग करती है, डिवाइड करती है, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटोपॉज के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद ताप मंडल, थर्मोस्फेयर की बात करेंगे। ठीक है, चौथी जो महत्वपूर्ण लेयर है वो क्या है? थर्मोस्फेयर। ठीक है, ताप मंडल, तो यह पृथ्वी की सतह से लगभग 80 से 700 किलोमीटर तक ऊपर स्थित है, जिसके सबसे निचले हिस्से में आयन मंडल है। ठीक है, तो लगभग 80 से 700 किलोमीटर के बीच की जो परत है उसे ताप मंडल कहते हैं, और इसकी सबसे निचली जो परत है उसे क्या कहता है? आयन मंडल। तो थर्मोस्फेयर में ही जो है वो आयनोस्फेयर भी स्थित है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यह परत जो है सूर्य के बहुत ही करीब है। ठीक है, जो थर्मोस्फेयर है जिसमें तापमंडल से कहते हैं, ये परत जो होती है वो सूर्य के काफी करीब होती है। ठीक है, काफी करीब है, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस 3600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान तक पहुंच सकती है। तो इस परत का जो तापमान है वो बहुत ही ज्यादा होता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये परत गर्म होती है। ठीक है, इस परत में यहाँ पाए जाने वाले अणुओं का घनत्व बहुत कम होने के कारण ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। यह बादल और जलवाष्प दोनों से मुक्त होती है। ठीक है, तो ऊंचाई के साथ जो है इसका तापमान क्या होता है? बहुत ज्यादा इसमें वृद्धि होती है, और इसमें जल वाष्प और बादल का निर्माण बिल्कुल भी नहीं होता है। अरोरा बोरलिस, ठीक है, नॉर्दर्न लाइट्स और अरोरा ऑस्ट्रेलिया साउथर्न लाइट्स कभी कभी यहाँ देखे जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्दर्न और सर्दर्न की जो लाइट्स होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो जो है इसमें आपको इस परत के अंतर्गत जो है वो देखी जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS इसी मंडल में परिक्रमा करता है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है, जहां से हमारे जो है कनेक्टिविटी रहती है सारे जो है वेव्स की, तो वो जो है वो यहीं पर इसी परत में जो है आपको इसी परत की परिक्रमा करते रहती हैं। ठीक है, इसके बाद क्योंकि वहां पर क्या है कि वहां पर जो है कोई गुरुत्वाकर्षण तो रहता नहीं है, तो वहां पर जो मतलब कि अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो वहां पर जो है वो आपके थर्मोस्फेयर में ही मूव करता हुआ देखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अगला जो परत है यानी आयन मंडल, तो यह एक अलग परत नहीं है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि आयन मंडल जो है वो तापमंडल की सबसे निचली परत होती है। ठीक है, तो ये अलग परत नहीं है, जैसा कि इसके बजाय आयन मंडल मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बाह्य वायुमंडल को ओवरलैप करता है। यह वातावरण का एक बहुत ही सक्रिय हिस्सा है एवं यह सूर्य की अवशोषित ऊर्जा के आधार पर बढ़ता है और सिकुड़ता है। ठीक है, तो ये आयन मंडल अलग से कोई परत नहीं है। ठीक है, जिसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है लगभग कई सारी जो परतें हैं हमारी, जैसे कि आपका जो है आयन मंडल, जो बाह्य मंडल, ठीक है, बाह्य वायुमंडल थर्मोस्फेयर की एक परत ही है। ठीक है, जो कि
यह सूर्य के अवशोषित ऊर्जा के आधार पर बढ़ता है और सिकुड़ता है। सूर्य की जो अवशोषित एनर्जी होती है, ऊर्जा के आधार पर ही जो है वो बढ़ती है और सिकुड़ती है। मतलब ये जो है परत जो है वो बढ़ती और घटती रहती है। इसे हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका जो लेयर है वो आपका आयनोस्फीयर है। ठीक है, ये आयनोस्फीयर है, ये जो है बढ़ती और सिकुड़ती रहती है और ऊष्मा को अवशोषित करने काम करती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ती है और सिकुड़ती रहती है और ऊष्मा को अवशोषित करती है, ये जो परत होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये आयनोस्फीयर है। यह एक विद्युत प्रवाही क्षेत्र होता है। ठीक है, ये जो है विद्युत प्रवाही क्षेत्र कहा जाता है, जो रेडियो संकेतों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करने में सक्षम होती है। तो इसमें जो है वो तमाम प्रकार की जो रेडियो की गैसेस होती हैं, ठीक है, एक्स रे, गामा रे, ठीक है, तो इस प्रकार से अल्फा बीटा गामा रेज होती हैं, जिसे रेडियो तरंगे कहते हैं। तो रेडियो तरंगों का प्रवाह जो होता है वो आयन मंडल के अंतर्गत होता है, जिसे हम विद्युत प्रवाही क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है रेडियो संकेतों को जो है वो पृथ्वी तक परावर्तित करती है। मतलब कि जो रेडियो संकेत होते हैं वो वहां पर आयनोस्फीयर में टकराते हैं, हमारे अंतरिक्ष स्टेशन के पास, और वहां से फिर जो है ये विद्युत संकेतों को जो है वो हमारे रेडियो तक जो है वो परावर्तित करने का काम जो है वो करती है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जो रेडियो तरंगे होती हैं उसको उनके संकेतों को जो है वो ये पृथ्वी पर वापस परावर्तित करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, इस तरह से बनने वाले विद्युत आवेशित परमाणु और अणु आयन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आयनोस्फीयर पर बनने वाले विद्युत आवेशित परमाणु होते हैं, विद्युत आवेशित परमाणु और अणु जो होते हैं वो आयन कहलाते हैं। ठीक है, जिससे इनका नाम आयन मंडल पड़ा और इसी कारण इस क्षेत्र में कुछ विशेष गुण है। ठीक है, तो ये जो विद्युत आवेशित गुण होते हैं इसके, ठीक है, तो ये जो है विद्युत आवेशित जो गुण होते हैं इसमें कई सारी रेडियो जो है तरंगे होती हैं, जिसके कारण से इसे आयन मंडल जो है वो, जिसमें मतलब कि इसमें कई सारे आयन्स होते हैं, जिसके कारण से आयन मंडल कहा गया। ठीक है, ये मुख्य रूप से क्या है कि ये जो रेडियो तरंगे हैं उसको परावर्तित करके हमारे रेडियो टेलीविजन में प्रवाहित करती हैं। ठीक है, विद्युत धाराएं को प्रवाहित करती हैं, जिससे कि हमें जो है वो किसी चीजों की जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है, तमाम प्रकार के प्रोग्राम हमको सुनाई देते हैं। ठीक है, अगला जो वायुमंडल है राष्ट्र, वह है बाह्य वायुमंडल, आउटर एटमॉस्फेयर। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 700 से 10,000 किलोमीटर ऊपर स्थित है। एक्सोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है और इसके ऊपर सतह पर सौर वायु के साथ मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो है यह पृथ्वी की लगभग 700 से 10,000 किलोमीटर ऊपर स्थित है। एक्सोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊंची परत होती है। कैसी परत होती है? सबसे ऊंची परत है और इसके ऊपर सतह पर सौर वायु के साथ जो है वो मिल जाती है। ये इसका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पाए जाने वाले अणु बेहद कम घनत्व के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाए जाने वाले अणु होती है वो उनकी डेंसिटी काफी कम होती है। ठीक है, और इसलिए यह परत गैस की तरह व्यवहार नहीं करती है और यहाँ के कण अंतरिक्ष में एस्केप कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ के कण होते हैं जो अंतरिक्ष में क्या होते हैं, एस्केप कर जाते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट है। और ये इसकी जो ऊंचाई होती है वो 700 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक होती है। यानी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जो स्थित परत है वो है जो है बाह्य वायुमंडल की होती है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। और इसमें अणु का जो घनत्व होता है वो बेहद जो है वो कम होता है। यहाँ पर कण जो है वो अंतरिक्ष में स्कैप कर जाते हैं। ठीक है, हालांकि बाह्य वायुमंडल में कोई मौसम नहीं होता। अरोरा बोलियस यानी कि नॉर्थर्न लाइट्स और साउथर्न लाइट्स
कभी कभी इसके सबसे निचले हिस्से में देखे जाते हैं। तो ये जो नॉर्थर्न लाइट्स और अरोरा लाइट्स की घटनाएं होती है, यानी साउथ लाइट्स की जो घटनाएं होती हैं, वो इसके सबसे नीचे परत में जो है वो देखी जाती हैं। ठीक है, अधिकांश पृथ्वी की उपग्रह इसी परत की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अधिकांश जो है पृथ्वी की उपग्रह इसी परत की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करें जो है वो, मतलब कि अधिकांश पृथ्वी के जो उपग्रह है वो इसी परत की जो है वो परिक्रमा करते हैं। इसके इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो अधिकांश विकिरणों में सुरक्षा, यानी कि वायुमंडल पृथ्वी पर आने वाले परावैंगनी यूवी विकिरण से रक्षा करते हैं। मतलब यूवी जो रेडिएशन होता है उससे इसकी रक्षा करते हैं। पृथ्वी को इंसुलेशन के माध्यम से गर्म करते हैं और दिन और रात के तापमान में अत्यधिक अंतर को रोक करके जीवन की रक्षा करते हैं। तो ये जो होते हैं, ये जो परत होती है वो यूवी रेडिएशन को कम करती है। ठीक है, और जीवन रक्षा के लिए अनुकूल तापमान को प्रोवाइड करती है, तापमान को नियंत्रण का काम करती है। ठीक है, तो ये इसकी महत्वपूर्ण परत होती है, इसका काफी महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है जीवन के लिए। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट। तो ये हमने आपको बता दिया जो है वो कि इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर जो है अर्थ क्या होती है, और जो है जो एटमॉस्फेयर है उसका कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से परतों से हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो बना है। ठीक है, अब हम तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। कल हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।